मेरा नाम धवनी है। हम लोगों के घरों में जाकर कपड़े धोया करते थे, जिससे हमारा गुजर बसर होता था। मेरे पिताजी ने सारी जिंदगी यही काम किया था, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी, तो मुझे लोगों के गंदे कपड़ों से घिन आती थी। क्लास में भी सारे बच्चे मुझे धोबी की बेटी कहकर मेरा मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से मैं बेहद शर्मिंदा हो जाती थी और मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं किसी का सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मेहनत करके एक दिन अपनी जिंदगी बदल डालूंगी। लेकिन मेरी बदकिस्मती से मुझे एक दिन कोठी वाले घर में काम मिल गया और वहां पर चोरी हो गई। मेरे लाख इनकार करने के बावजूद भी उन लोगों का शक मुझ पर गया। उन्होंने शक की बुनियाद पर मेरे पिताजी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैं और मेरी माँ रोते पीटते जब पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो थानेदार ने मेरी तरफ देखकर इतनी घटिया बात कही कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी और मेरा कानून पर से विश्वास उठ गया था, क्योंकि उसने, धवनी बेटी इधर आओ, जरा मेरी मदद तो करवा दो। मैं अपने कमरे में बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी, तभी मेरी माँ की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैं जल्दी से अपनी किताबें समेटकर कमरे से बाहर निकल आई थी। मैंने देखा था कि माँ ने कपड़ों का ढेर लगाया हुआ है। कुछ कपड़े उन्होंने धुलने के लिए भी मशीन में डाल रखे थे और कुछ कपड़े अभी ज़मीन पर पड़े हुए धुलने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने देखा कि दो टपे भी भरी हुई थी, जिन पर माँ ने धुले हुए कपड़े रखे हुए थे। इतने सारे कपड़ों को देखकर मेरा तो दिमाग ही घूमकर रह गया था। मेरे पिताजी धोबी थे और वो घर में ही कपड़े धोया करते थे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर हम अपना कपड़ों का ढेर लेकर जा सकते थे। और फिर हम लोगों के घरेलू हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए मेरे पिताजी अपना काम घर पर ही किया करते थे। मगर आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए ही उन्होंने ये काम मेरी माँ की जिम्मेदारी पर लगा दिया था। पहले भी कभी कभी माँ उनकी मदद करवा दिया करती थी और कभी ना चाहते हुए भी मुझे माँ का इस काम में हाथ बटाना पड़ता था। मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे सिर्फ पढ़ाई करना अच्छा लगता था। जब मैं छोटी थी, तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे पिताजी क्या काम करते हैं। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, तो आसपास के लोग मुझे ताने देने लगे थे कि इस लड़की के पिता एक धोबी हैं। मैंने जब से होश संभाला था, तो अपने पिताजी को यही काम करते हुए पाया था, क्योंकि उनका और कोई भी काम नहीं था। वो शुरू से ही धोबी थे और लोगों के गंदे कपड़ों की धुलाई किया करते थे। जब मैं बड़ी हुई और मैंने स्कूल जाना शुरू किया, तो स्कूल के बच्चे भी हमेशा मुझे धोबी की बेटी कहकर मेरी बेइज्जती किया करते थे। क्लास में मेरी क्लास फेलो भी मुझे चिढ़ाया करती थी। मोहल्ले के बच्चे भी मेरी मजाक बनाते थे। मैं अगर गली में किसी बच्चे के साथ खेलने के लिए चली जाती, तो वो मेरा नाम लेकर मुझे नहीं पुकारता था, धोबी की बेटी ही कहकर मुझे पुकारा जाता था। वक्त आगे बढ़ गया और अब मैं कॉलेज में पहुंच चुकी थी, तो तब भी मेरा यही हाल था। कॉलेज की लड़कियां भी मुझे धोबी की बेटी के नाम से छेड़ती थी। तब से ही मुझे इस काम से घिन महसूस होने लगी थी और शर्मिंदगी भी होती थी, क्योंकि किसी के पिता हवलदार थे, किसी के पिता डॉक्टर थे और किसी के पिता दुकानदार थे, तो किसी के पिता कारोबारी थे। मगर मेरे पिता क्या थे? एक धोबी। और वैसे भी मैं अब बड़ी हो चुकी थी। मुझे लोगों के कपड़े धोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और ना ये अच्छा लगता था कि कोई मुझे धोबी की बेटी कहकर पुकारे। मुझे गंदे कपड़ों से बहुत अजीब तरीके की बदबू आती थी, तो मेरे सर में ही दर्द हो जाता था। मैं हर समय ही अपनी माँ से कहती रहती थी कि पिताजी से कहो वो कोई और काम ढूंढ ले, कोई और काम किया करें, ताकि इस गंद भरे काम से छुटकारा मिल सके। अब हम और ये काम नहीं कर सकते, मगर मेरी माँ कहती थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी और कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में और कोई भी हुनर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से ही यही काम किया है, इसलिए यही काम उनका हुनर बन गया है। अब तो उनकी उम्र ढल चुकी थी, अब भला इस उम्र में वो और कौन सा काम कर सकते हैं। माँ की बात सुनकर तो मैं भी खामोश हो जाती थी, क्योंकि माँ सही तो कह रही थी। अब तो वैसे भी पिताजी बीमार रहने लगे थे और उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, मगर मैं क्या करती। मुझे इस काम से घिन महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे गंदे कपड़ों की बदबू पूरे घर में बस गई है। मुझे अपना वजूद भी भारी लगने लगा था। हर समय ही लोगों के गंदे कपड़े धो धोकर तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। हमारे घरेलू हालात इतने अच्छे नहीं थे कि इस काम को छोड़कर कहीं और से
घर का खर्च का बंदोबस्त हो जाता। उन कपड़ों को देखकर मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि माँ ने मुझे किस लिए बुलाया है। वो ज़रूर यही चाह रही होंगी कि मैं उनके साथ कपड़े धोने में उनकी मदद कर दूँ। माँ, आपने मुझे बुलाया, मैंने उनसे बस इतना ही कहा था, क्योंकि मैं जानती तो पहले से ही थी कि वो मुझसे ये काम लेना चाहती हैं, मगर फिर भी मैं उनके मुँह से सुनना चाहती थी ताकि मैं उनको इनकार कर सकूँ कि मुझे ये काम नहीं करना, मैं अपनी पढ़ाई करने में बिज़ी हूँ। बेटी धवनी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और ये कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं। शायद आज इनको धोते-धोते शाम हो जाएगी। ये कपड़े टाइम पर धोने हैं, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी मदद करवा दिया करो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो बिल्कुल भी अब इस काम के काबिल नहीं रहे हैं। अगर हमने ये काम नहीं किया, तो हमारे घर का गुज़ारा कैसे होगा? मैं तो समझ रही थी कि माँ बस मुझसे यही कहेंगी कि मेरी मदद करवा दो, मगर माँ ने तो पूरा लेक्चर ही सुना दिया था। वो मुझे इमोशनल कर गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं ये काम नहीं करना चाहती थी, मगर मेरी माँ की बात बिल्कुल सही थी। अगर हम ये काम नहीं करते, तो फिर खाते कहाँ से? हमारे घर का गुजारा कहाँ से होता? माँ ने तो ये भी कह दिया था कि अब रोज़ाना हमें यही काम करना होगा, क्योंकि अब पिताजी ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से बिस्तर पर लग गए थे और उनका इलाज भी चल रहा था। ये बात सुनकर तो मेरा दिल ही टूट गया था, क्योंकि मैं तो हर समय ही यही सोचती रहती थी कि मैं बहुत जल्द ही पिताजी से ये काम छुड़वा दूंगी और खुद पढ़ लिख कर कोई अच्छा सा काम कर लूंगी। मगर ये काम तो मेरे गले ही पड़ गया था। मेरे लाख छुपाने के बावजूद भी माँ ने मेरी भीगी हुई आंखों को देख लिया था। वो पानी से हाथ धोकर मेरी तरफ आ गई थी और कहने लगी कि धवनी, बेटी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखना, एक न एक दिन ऊपर वाला हमारे हालात ज़रूर बदलेगा, तब हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। मगर बेटी, अब हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, तो तुम ही बात को समझने की कोशिश करो। माँ मुझे प्यार से समझाने लगी थी। हालांकि मैंने उनसे इनकार तो नहीं किया था, बस वो मेरी आंखों में आए हुए आंसुओं को देखकर समझ गई थी कि मैं ये काम नहीं करना चाहती। और वो तो ये पहले भी जानती थी, क्योंकि हर समय ही मेरी उनसे बहस होती रहती थी। मैंने जल्दी से हाथ से अपनी भीगी हुई आंखों को साफ किया और मुस्कुराकर कहा कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मेरी आंख में कंकड़ चला गया था। मैंने जल्दी से बहाना बनाया, क्योंकि माँ की हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। उनकी उम्र भी अब बढ़ चुकी थी। वो इतना ज़्यादा काम अकेले तो नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं उन्हें परेशान किए बिना उनके साथ काम पर लग गई थी। मगर मैंने गंदे कपड़ों को हाथ लगाने से परहेज किया था। मैंने धुले धुलाए कपड़े इकट्ठे किए और छत पे ले जाकर तार पर उन्हें डालना शुरू कर दिया। वो भी एक बड़ा काम था, क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते थे और जो कि नीचे आंगन में नहीं सूख सकते थे, बल्कि छत पर जल्दी सूख जाया करते थे। हमारे घर में छत पर बंधी हुई बहुत सारी तारें इधर से उधर दीवारों के सहारे बांधी गई थी, जिन पर हम कपड़े सुखाया करते थे। मैंने धुले हुए कपड़ों को तारों पर डाल दिया था। इस काम में भी मुझे लगभग 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि धुले हुए कपड़ों का भी एक बड़ा ढेर होता था। कपड़े तार पर डालने के बाद मैं थक हार कर बिस्तर पर जाकर लेट गई थी, मगर माँ बेचारी अभी भी कपड़े धो रही थी। मुझे उनका एहसास हो रहा था, क्योंकि इतने से कपड़े डालने की वजह से ही मैं बुरी तरह से थक चुकी थी। और वो जिन्होंने इतने सारे कपड़े धोए थे, उन्हें घर के भी काम करने होते थे, खाना भी बनाना होता था, पिताजी की सेवा भी करनी होती थी, और वो कपड़े भी धो रही थी। क्या वो नहीं थकती थी? जो कपड़े माँ ने पहले तार पर डाल रखे थे, वो भी अब सूख चुके थे। 2-3 मिनट बिस्तर पर लेटने के बाद मैं फिर से उठकर खड़ी हुई थी और छत पर जाकर जो बाकी पहले से ही सूखे कपड़े पड़े हुए थे, उनको उतारने के लिए चली गई थी। मैंने देखा कि माँ ने और भी बहुत सारे कपड़े धो रखे हैं। ये काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं माँ के पास गई और धुले धुलाए कपड़े लेकर आई, ताकि उन्हें भी छत पर ले जाकर तार पर टांग दूं। माँ लगातार कपड़े धोती जा रही थी और मैं कभी छत पर जाकर गीले कपड़े सुखाने के लिए तार पर डालकर आती, तो कभी सूखे कपड़े उतारकर नीचे लेकर आती। इस काम में हमें सुबह से रात हो गई थी, मगर ये काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी भी कुछ कपड़े रह गए थे। माँ ने कहा था कि ये कपड़े वो सुबह धो लेंगी। हम अपने घर में मशीन पर ही कपड़े धोया करते थे, मगर उसमें भी काफ़ी सारा टाइम लग जाया करता था। हमने एक स्पेशल मशीन बनवाई थी, जो बहुत बड़ी थी,
ताकि उसमें ज़्यादा कपड़े धुल सकें। मगर जब मैं ये सोचती थी कि दूसरे धोबी तो धोबी घाट में कपड़े धोया करते हैं, हाथों से खूब रगड़-रगड़ कर, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो तो हमसे भी ज़्यादा मेहनत का काम करते थे। हमारा काम तो मशीन की वजह से कुछ हद तक आसान भी हो गया था। पिताजी शुरू से ही घर में कपड़े धोते हैं। उन्होंने आज तक कभी धोबी घाट का रुख नहीं किया था। मगर माँ बताया करती थी कि मेरे बचपन में वो धोबी घाट में जाकर कपड़े धोया करते थे। जब मैं बहुत छोटी थी तो वो अपना काम बाहर ही किया करते थे। मगर फिर जब उनसे वो ज़मीन ले ली गई, जहाँ पर वो एक छोटी सी जगह पर अपनी दुकान बनाए हुए थे, तो उन्होंने घर में ही ये काम करने का फैसला कर लिया था और फिर सारे कपड़े घर में ही धुलने लगे थे, क्योंकि वो जगह उन्होंने किराए पर ली थी। उस जगह के मालिक ने ये कहकर उनसे वो जगह ले ली थी कि उसे खुद अब उस ज़मीन पर काम करना है, जिसके लिए उसे ज़मीन की ज़रूरत है। तो मेरे पिताजी बेचारे भी खामोश हो गए थे, क्योंकि वो उस ज़मीन के मालिक तो नहीं थे, वो तो बस 15 साल से वहीं पर काम कर रहे थे। माँ ने मुझे ये भी बताया था कि पिताजी अपने बचपन के समय से ही वहाँ पर काम करते आए हैं। उन्होंने ये काम करते-करते काफ़ी समय बिता दिया था। मैं और माँ बैठे खाना खा रहे थे, जब पुरानी बातें सोच-सोच कर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आज भी मैं बहुत थक गई थी और दूसरा, मैं ये भी काम नहीं करना चाहती थी। मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था और इस काम की वजह से मेरी पढ़ाई में खलल पैदा हो रही थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और गरीबी ने मेरी बोलती बंद कर रखी थी। गरीबी भी सच में एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती है। पिताजी कमरे में सो रहे थे, क्योंकि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। माँ थोड़ी देर पहले ही उन्हें थोड़ा बहुत खाना खिलाकर आई थी, ताकि पिताजी टाइम पर दवाइयाँ ले सकें। फिर हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर खाना खाया था। बर्तन वगैरह समेटकर घर की सफाई की थी और फिर मैं अपने कमरे में आ गई थी। माँ बर्तन धोने बैठ गई थी। कल मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट था, मगर अब मैं इतनी थक चुकी थी कि मुझ में पढ़ने की बिल्कुल भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी। मैंने अपने कमरे की लाइट ऑफ की और सोने के लिए लेट गई थी, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे सपने बार बार मेरी आंखों के आसपास घूमते रहते थे। मैंने सोच रखा था कि मैं खूब पढ़ूंगी और पढ़ लिख कर एक दिन कामयाब होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। उनको इस गरीबी से और इस धोबी वाले काम से छुटकारा दिलवाकर रहूंगी। मैं जागती हुई आंखों से अपने फ्यूचर के सपने देखने लगी थी। रात के 11 बज रहे थे, मगर अभी तक मुझे नींद नहीं आई थी। मैं सोना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी और सुबह स्कूल के लिए मुझे जल्दी उठना था। मगर मेरा दिमाग मुझे पढ़ने पर मजबूर कर रहा था, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई नहीं करती तो फिर मैं कल टेस्ट में क्या लिखती और फिर मेरे फेल होने के चांस भी बढ़ जाने थे। और जब फेल ही होना था तो पढ़ाई मेरे किस काम की। मेरी कमर काम करने की वजह से बुरी तरह से टूट चुकी थी। मुझ में उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मगर मैंने हिम्मत की और कमरे की लाइट ऑन कर दी। बैग निकालकर बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। बिस्तर के साथ हाथ में किताब लेकर टेक लगाए ही मैं टेस्ट को याद करने लगी थी। इस तरह मेरी कमर को भी कुछ आराम मिल रहा था और मेरी पढ़ाई भी हो रही थी। न जाने मैं कितनी देर तक पढ़ती रही थी, मुझे तो कुछ भी होश नहीं था। अचानक से मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी, तो घड़ी में 3 बज रहे थे। ये देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। मैं 11:30 बजे पढ़ने के लिए बैठी थी और अब 3 बज चुके थे। मैंने टेस्ट का याद कर लिया था और मुझे नींद भी आने लगी थी, क्योंकि अब मैं सुकून से हो गई थी कि मेरा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। किताबें मैंने टेबल पर रख दी थी और फिर मैं लाइट ऑफ करके सो गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ माँ की आवाज़ गूंजी थी, धवनी बेटी उठ जाओ, तुम्हारे कॉलेज का टाइम निकला जा रहा है। माँ की आवाज़ पर तुरंत मेरी आंख खुली थी, तो मैंने देखा कि 8 बज रहे हैं। ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं जल्दी से उछलने के अंदाज में बिस्तर से उतरी, क्योंकि मुझे 8 बजे ही कॉलेज पहुंचना था। वैसे तो कॉलेज का टाइम 9 बजे का था, मगर मुझे अपनी दोस्तों से कुछ नोट्स भी लेने थे और रिवाइज भी करना था। इसलिए मैं कॉलेज जल्दी जाना चाहती थी, मगर अब तो मेरी सारी प्लानिंग ही खराब हो गई थी। 8 तो बज चुके थे। मैं जल्दी से भागती हुई बाहर आई थी। हमारे आंगन में एक ही बाथरूम था, जो हम तीनों इस्तेमाल किया करते थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे बाद उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। हमारी जिंदगी आसानी से गुजर रही थी। छोटा सा परिवार था। मेरे माता पिता को सिर्फ मेरी ही फिक्र रहती थी और फिर हमारे घर का खर्चा भी इतना ज्यादा नहीं था और हम सिर्फ 3 ही लोग थे।
हमारा गुजर बसर भी आसानी से हो जाता था। 15 मिनट तो मैंने नहाने में ही लगा दिए थे। नाश्ता वगैरह करने में मुझे पूरे 8:30 बज गए थे। मैं 8:30 बजे ही घर से निकल पड़ी थी। हालांकि मैं 8 बजे घर से निकलना चाहती थी, मगर आँख ही देर से खुली थी क्योंकि मैं रात को देर से सोई थी। कॉलेज जाते जाते भी मुझे पूरे 10 मिनट लग गए होंगे, क्योंकि हमारा कॉलेज मेरे घर से ज़्यादा दूर तो नहीं था। फिर भी रिक्शा में मुझे 10 मिनट लग गए थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। ऐसे ही मैं कॉलेज पहुंची तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। दूर से ही लड़कियों का ग्रुप मेरी तरफ इशारा कर रहा था। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। ज़रूर वो यही कह रही होंगी कि मैं एक धोबी की बेटी हूँ और हम अपने घर में लोगों के गंदे कपड़े धोते हैं। मगर इस समय मैंने उनकी बात को अपने दिमाग पर सवार नहीं किया था, क्योंकि मैं अपना टेस्ट अच्छे से देना चाहती थी। मैं एमएससी की स्टूडेंट थी और अब हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। इसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं सीएससी की परीक्षा दूंगी, क्योंकि यही कंडीशन थी जिससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती थी। मैं उन लड़कियों को नज़रअंदाज करके दूसरी तरफ चल दी थी। मैं क्लासरूम में पहुंची तो मेरी फ्रेंड अंजना पहले से ही वहां पर मौजूद थी। मैंने जल्दी से उसके हाथ में पड़े हुए नोट्स ले लिए और रिवीजन करने लगी। ये नोट्स मेरे पास नहीं थे। मैंने खुद ही उन्हें नहीं खरीदा था, क्योंकि मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे। जब ये नोट्स कॉलेज की कैंटीन पर मौजूद थे। हमारे कॉलेज की कैंटीन पर नोट्स भी बेचे जाते हैं। इस तरह लड़कियों को लेने में आसानी हो जाती है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां मेरे जैसी भी होती हैं। काम करने वाला कोई नहीं होता। इस तरह वो लड़कियां कॉलेज कैंटीन से ही अपनी ज़रूरत का सामान ले लेती हैं। हमारे कॉलेज की कैंटीन पर नोट्स के साथ साथ स्टेशनरी का सामान भी मौजूद होता था। मैं जल्दी जल्दी नोट्स के पन्ने पलटने लगी थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बुक से याद कर ली थी जो नोट्स पर थीं। इसलिए ही मैंने 20 मिनट के अंदर अंदर सारे नोट्स पढ़ लिए थे और फिर सुकून से जाकर अपनी सीट पर बैठ गई थी। अब मुझे टेस्ट का इंतज़ार था, मगर अभी तक तो कोई टीचर ही क्लास में नहीं आया था। जब टीचर आते थे तभी हमारा टेस्ट स्टार्ट होता था। मगर मेरे लिए तो ये अच्छा ही साबित हुआ था कि जब तक टीचर नहीं आए थे, मैं बैग से निकालकर फिर से अपना टेस्ट रिवाइज करने लगी थी। मैं एक वहमी लड़की थी जो जब तक पढ़ाई करती रहती थी, जब तक उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर नहीं आ जाता था। अचानक से टीचर क्लासरूम में आए। मैंने जल्दी से बुक्स बैग में डाल दी, क्योंकि सर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम लास्ट टाइम तक पढ़ते रहें। वो हर समय यही कहते थे कि पेपर से कुछ देर पहले ही बुक्स बंद कर दिया करो, इस तरह इंसान का दिमाग रिलैक्स हो जाता है। मगर मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगती थी। मैं हर समय ही अपनी मनमानी करती थी और लास्ट टाइम तक भी पढ़ाई करती रहती थी। टेस्ट देने के बाद मैं क्लासरूम से बाहर निकल आई थी। मैं गैलरी में बैठी हुई यही सोच रही थी कि अब आगे मुझे आखिर क्या करना है, क्योंकि बस हमारे फाइनल्स होने में 2 महीने ही बाकी रह गए थे और मैंने अभी तक आगे की पढ़ाई का कोई भी प्लान नहीं बनाया था। मैं हर समय फाइनल्स होने से पहले एक चार्ट तैयार करती थी और उसके मुताबिक ही अपनी पढ़ाई किया करती थी। अभी तक मैंने वो चार्ट नहीं बनाया था। मैंने सोचा था कि घर जाते ही मैं अपना काम करूंगी, क्योंकि अब पेपर्स में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। अचानक से मेरी नज़र दूर से आती हुई लड़कियों पर पड़ी। वो 7 लड़कियों का एक ग्रुप था जो हर समय ही मुझे तंग करता रहता था। मैं बेचारी उन्हें कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि मैं तो सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए आती थी, किसी से बहस करने या लड़ाई करने के लिए नहीं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। मैं किसी से उलझना नहीं चाहती थी, मगर वही मुझे हर समय नेगेटिव कमेंट देती थी। हर समय मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मैं जानती थी कि अभी भी वो यही सब करेंगी, इसलिए मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी। लेकिन मैं वहां से जा नहीं सकी थी, क्योंकि वो लड़कियां मुझ तक पहुंच ही चुकी थी और फिर से मुझे ताने मारने लगी थी कि मैं एक धोबी की बेटी हूँ। हमेशा की तरह इस बार मैं खामोशी रही थी, मगर उनमें से एक लड़की ने ऐसी बात कही थी कि मेरे पूरे तन बदन में आग लग गई थी। उस लड़की ने कहा था कि तुम क्यों यहाँ पढ़ाई कर रही हो? तुम्हें आखिर पढ़ लिख कर क्या करना है? घर जाकर कपड़े धो लो। तुम्हें भी एक न एक दिन अपने पिता की जगह ही संभालनी है। तुम जैसी लड़कियां पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं बनी, बल्कि कपड़ों की धुलाई के लिए बनी हो। जब उसने ये बात कही तो बाकी सारी लड़कियां उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी थी और मुझे छेड़ने लगी थी। उसकी बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, मगर अभी भी मैंने अपने गुस्से पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था, क्योंकि मैं अपने इस रिएक्शन से ही सब कुछ जाहिर करना चाहती थी। मैं उन लोगों में से नहीं थी
जो जुबान से ही अपने इरादे बताया करते थे। मैंने सब्र किया था। हर समय मैं यही सोचती रहती थी कि मैं लोगों को कोई जवाब नहीं दूंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब सबकी बोलती बंद हो जाएगी, और वो समय तब आएगा जब मैं अपनी कामयाबी से सबकी जुबान पर ताला लगा दूंगी। मैंने वहां पर रुकना ठीक नहीं समझा था, इसलिए मैं फौरन वहां से आ गई थी। मैंने उन लड़कियों के हंसने की आवाज भी नहीं सुनी थी, जिससे मेरा दिल और दिमाग दोनों छलनी हो गए थे। मगर मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी। आंखों में आंसू थे। मैंने उनको साफ कर लिया था। जब मैं घर आई तो पिताजी की बिगड़ी हुई तबीयत देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो तो सुबह से ही ज्यादा बीमार और निढाल लग रहे थे। हालांकि जब मैं कॉलेज गई थी तो उनकी तबीयत कुछ संभली हुई थी, लेकिन अब तो वो और भी ज्यादा बीमार महसूस हो रहे थे। माँ उनके पास बैठी हुई थी। उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। पिताजी का बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत ही परेशान थी और कहने लगी कि बेटी, मैं क्या करूं? तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। आज मुझे ये महसूस हुआ था कि जैसे उन्हें बुखार के अलावा भी कोई बीमारी हो, मगर आज तक हम इस बीमारी का कुछ पता नहीं लगा पाए थे, क्योंकि हम तो हमेशा से ही मोहल्ले की डिस्पेंसरी से ही दवाइयाँ लेते आए थे और कुछ दिन के लिए पिताजी की तबीयत ठीक हो जाती थी। मगर उन दवाइयों से भी अब उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। दवाइयाँ उन पर कोई भी असर नहीं कर रही थी। मैंने माँ से कहा था कि हम पिताजी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, मगर वो कहने लगी कि हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कपड़े धोने के जो पैसे हमारे पास आए थे, उनसे मैंने तुम्हारे पिताजी के लिए डिस्पेंसरी से दवाई खरीद ली थी और घर में राशन डलवा दिया था, बिजली का बिल भी जमा कर दिया था और कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट खरीद लिया था। अब तो सारे पैसे ही खत्म हो गए। अब जो बाकी के कपड़े धुले हुए हमारे पास रखे हुए हैं, वो सारे कपड़े तुम्हारे पिताजी की तबीयत बेहतर होगी तो वो लौटा कर आएंगे, तभी हमारे पास पैसों का बंदोबस्त हो सकता है। मगर तुम्हारे पिताजी तो बिस्तर से ही लगकर रह गए। हमने सारे कपड़े धो रखे थे, मगर अभी तक तुम्हारे पिताजी ने वो कपड़े लोगों के घरों में नहीं पहुंचाए थे। जो कपड़े आसपास के लोगों के थे, वो मैं खुद उनके घर में देकर आ गई थी, जिससे थोड़े बहुत पैसों का बंदोबस्त हो गया और वो पैसे भी ठिकाने लग गए। तुम्हारे पिताजी तो खुद ही कपड़े लाने और ले जाने का काम किया करते थे, मगर अब वो बीमारी की वजह से बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहे। बेटी, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, तभी हम तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा सकेंगे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम ही लोगों के घरों में ये कपड़े पहुंचा कर आते हैं और गंदे कपड़े भी ले आते हैं, क्योंकि यही तो हमारा काम था। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें भूखमारी का शिकार होना पड़ेगा। माँ की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उनको मेरी डॉक्टर वाली बात बहुत अजीब लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं और इस तरह के लोगों के घरों में जाया करूं, क्योंकि पिताजी शुरू से ही खुद जाया करते थे। कपड़े लाना और ले जाना उन्हीं का काम था और पैसों का हिसाब किताब भी वो खुद ही देखते थे। पिताजी को हरगिज भी ये पसंद नहीं था कि उनके घर की औरतें इस तरह से लोगों के दरवाजे पर जाकर गंदे कपड़े इकट्ठे करें। मैं अपनी सोच पर हैरान हो रही थी, क्योंकि मुझे तो ये काम ही पसंद नहीं था। मगर आज मैं खुद ही कह रही थी कि मैं जाकर लोगों के घरों से कपड़े इकट्ठे करके ले आती हूँ। हमें पैसों की बेहद ज़रूरत थी। सच में पैसे इंसान की ज़रूरत को कोई भी काम करने पर मजबूर कर देते हैं। माँ तो नहीं मान रही थी। उनका कहना था कि मैं अकेली ही चली जाऊंगी, मगर मेरे समझाने पर वो खामोश हो गई थी, क्योंकि एक इंसान पिताजी की सेवा के लिए भी घर में चाहिए होता है और फिर पिताजी की सेवा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती थी। ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। हमने पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो सोए हुए थे। वो हमें जाता हुआ नहीं देख सकते थे। उस बोरे में भी हमने छोटे छोटे शॉपर बनाकर रख लिए थे और हर शॉपर पर मैंने नाम भी लिख दिया था। हर दरवाज़ा खटखटाते जाते और नाम पढ़कर बोरे से शॉपर निकालकर सामने वाले के हवाले कर देते थे। अभी हम दूसरे तीसरे घर पर ही थे। मैंने ये महसूस कर लिया था कि लोग हमें अजीब नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि हम पहली बार ये काम करने के लिए आए थे, वरना तो हमेशा से ही मेरे पिताजी आया करते थे। लोग धुले धुलाए कपड़े लेने के साथ साथ हमें अपने गंदे कपड़े भी थमाते जा रहे थे। मैंने माँ को कहा भी था कि अब काफ़ी समय हो गया, पिताजी जाग चुके होंगे, आप घर चली जाओ, पिताजी को आपकी ज़रूरत होगी। मगर उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं बेटी, अभी तुम्हारे पिताजी नहीं जाके होंगे, वो दवाई खाकर लंबे सो जाते हैं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी।
गंदे कपड़ों से उठती हुई बदबू मेरा दिमाग खराब कर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी मैं चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी, मगर मेरी गरीबी मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती थी कि मैं ये नाज नखरे करूं। मेरे माता पिता मेरे नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए ये मुझे नफरत भरा काम करना पड़ रहा था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब हम लोग घर वापस आए तो शाम हो चुकी थी। मेरा सर दर्द कर रहा था, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई थी, जबकि माँ पिताजी की सेवा करने में लग गई थी। उन्होंने घर के बचे हुए काम किए थे और रात का खाना भी बनाया था। उन्होंने मुझे कई बार खाने के लिए आवाज़ लगाई थी, मगर थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मेरा खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया था। जब माँ कमरे में आई और कहने लगी कि धवनी बेटी, ज़्यादा ही थक गई है, चल जल्दी से आजा खाना खा ले, तेरे पिताजी भी बार बार तेरे बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कहा, माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे मत उठाओ, मुझे खाना नहीं खाना, जब भूख लगेगी तब खा लूँगी। माँ उदास चेहरा लेकर कमरे से चली गई थी। ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं सुबह 5 बजे के समय उठकर पढ़ाई करना चाहती थी। माँ तो नाराज़ हो रही थी क्योंकि मैं खाना खाए बिना ही सो गई थी और पिताजी के पास भी नहीं गई थी, मगर मेरे कहने पर वो खामोश हो गई थी और फिर वो दोबारा कमरे में नहीं आई थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि मैं अपनी बात हमेशा मनवा कर ही रहती हूँ। सुबह 5 बजे के समय ही मेरी आँख खुल गई थी और मैंने लाइट ऑन करके पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद मैं कमरे से बाहर निकली। मैंने सोचा कि अब पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति से दूर होती जा रही थी। मैं अभी नहाने ही गई हुई थी कि मुझे पिताजी और माँ के कमरे से आवाज़ आने लगी थी। वो आवाज़ें सिर्फ माँ की ही थी, जो परेशान हो रही थी। मैं जैसे ही स्नान करके बाहर निकली तो माँ की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं दौड़ती हुई पिताजी के कमरे में पहुंची तो पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। माँ उनके करीब बैठी फूट फूट कर रो रही थी और बुरी तरह से परेशान थी कि अब वो क्या करे। मैंने माँ से कहा कि आप परेशान मत हो, मैं जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन कर देती हूँ, फिर हम पिताजी को अस्पताल लेकर पहुँच जाएंगे। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल मिला दी थी। 10 मिनट के अंदर अंदर ही पिताजी को लेकर हम अस्पताल पहुँच चुके थे, मगर डॉक्टर ने हमसे कहा कि आपके पेशेंट को कोई मामूली नहीं बल्कि मलेरिया का बुखार हो गया और इलाज ना मिलने की वजह से वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, मगर माँ तो भगवान जी का शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि पिताजी को शायद कोई बड़ी बीमारी हो गई है, जिसका इलाज भी बहुत महंगा और लंबा चलेगा। भगवान के प्रति उनका आभारीपन देखकर मैं भी भगवान का धन्यवाद करने लगी थी, क्योंकि अगर सच में पिताजी को कोई और बड़ी बीमारी होती तो हमारी उनका इलाज करवाने की भी हैसियत नहीं थी। 2-3 दिन पिताजी को अस्पताल में ही रखा गया था। पिताजी के पास मैं अस्पताल में रुकी थी क्योंकि माँ को घर पर कपड़े भी धोने थे। अगर लोगों के कपड़े समय पर नहीं धुलते तो फिर पैसे कहाँ से आते और हमारे कस्टमर भी किसी और धोबी को लगा लेते और फिर हमारे पास पैसे भी नहीं आते और पिताजी का इलाज भी तो अब 6 महीने का चलना था, क्योंकि ये 6 महीने का एक प्रॉपर कोर्स था। उसके बाद ही उनकी बीमारी पूरी तरह से खत्म होनी थी। 3 दिन के बाद पिताजी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और कह दिया गया था कि उन्हें पूरी तरह से सावधानी बरतनी है और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। जब मैं पिताजी को लेकर घर पर आई तो माँ भी कपड़े धोने में बिजी थी। उन्हें देखकर मुझे बहुत तरस आया था। वो बेचारी अकेले ही इतने सारे कपड़े धो रही थी और फिर उन पर घर का भी बहुत सारा काम होता था। मैं पिताजी को कमरे में लिटाकर बाहर आ गई थी और माँ की मदद करने लगी थी। मैं तो ये भी भूल गई थी कि आज मुझे कॉलेज भी जाना है। हालांकि जब मैं अस्पताल से वापस आ रही थी तो मैंने सोचा था कि मैं घर पहुंचते ही कॉलेज चली जाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइम था, मगर अपनी माँ को देखकर मैं उनके साथ काम में व्यस्त हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि काम करने के बाद मैं स्टडी चार्ट भी बना लूंगी, इस तरह मेरा दिन बर्बाद भी नहीं होगा। दोपहर अब ढल चुकी थी और हमारा काम भी खत्म हो चुका था। मैं अपने कमरे में बैठी स्टडी चार्ट तैयार कर रही थी। मैंने 2 महीने का एक ऐसा चार्ट तैयार किया था कि जिसमें मेरा सारा सिलेबस ही कवर हो गया था। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा था। पिताजी को इलाज मिला था तो थोड़ी उनकी तबीयत में सुधार आया था, मगर वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। अब हमारे फाइनल्स में भी सिर्फ एक ही हफ्ता रह गया था। मैं दिन रात मेहनत कर रही थी क्योंकि मैं अच्छे पेपर देना चाहती थी। पहले भी मैंने सारे पेपर्स बड़े अच्छे तरीके से दिए थे, जिनमें मेरे अच्छे नंबर आए थे।
वो दिन भी आ गया था जब मैं अपना पहला एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज पहुंची थी। कुछ लड़कियां फिर से हंस-हंस कर मेरी तरफ देखकर इशारे कर रही थी। मैंने दिल पर कंट्रोल किया और क्लासरूम की तरफ चल दी थी। मैं अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहती थी। मैं अच्छे से एग्ज़ाम्स देना चाहती थी, क्योंकि एक पढ़ाई ही हमारी गरीबी को ख़त्म करने का इकलौता रास्ता थी। जब मैं एग्ज़ाम देकर घर वापस आई थी, तो पिताजी आंगन में टहल रहे थे। उन्हें चलता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि वो बहुत समय के बाद बिस्तर से उठे थे और थोड़े से सेहतमंद नज़र आ रहे थे। वो अब पहले से ज़्यादा काफ़ी बेहतर लग रहे थे। मैं जाकर उनके गले लग गई थी, फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उनका बुखार अभी पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुआ था, मगर डॉक्टर ने कहा था कि हमें पूरे 6 महीने ही उनकी दवाइयों का कोर्स पूरा करना है। उस दिन दोपहर का खाना हम तीनों ने एक साथ बैठकर खाया था, क्योंकि अक्सर पिताजी अपना परहेज का खाना अपने कमरे में ही खाया करते थे। लेकिन अब तो भले से ही वो अपने परहेज का खाना खा रहे थे, लेकिन हमारे साथ बैठकर खा रहे थे। शाम के समय मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। पिताजी और माँ मिलकर कपड़े धो रहे थे, क्योंकि कपड़े इतने थे कि रात में भी उन्हें वक्त मिलता तो धोने के लिए बैठ जाते थे। पिताजी भी माँ की मदद किया करते थे, क्योंकि अब उनकी तबीयत ठीक थी। रात होने को थी। मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। माँ मुझे बुलाने आई थी कि मैं खाना खा लूँ, मगर मैंने उनसे कह दिया था कि अभी मुझे बहुत पढ़ना है, मेरे पास खाना खाने का भी टाइम नहीं है। तो वो मुझे डांटती हुई बाहर ले आई थी और मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाने लगी। 2-3 निवाले उन्होंने मुझे अपने हाथों से ही खिलाए थे। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं तो यही चाहती थी कि वो मुझे हमेशा अपने हाथों से खाना खिलाती रहें। जब माँ मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी, तो मैं सारे गम ही भूल जाया करती थी। मैं आज भी उनके लिए बच्ची ही थी। वो कभी-कभी मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी, तब मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी। मगर आज उन्होंने 2-3 निवाले खिलाए और फिर वहाँ से चली गई थी। कहा कि उन्हें पिताजी को भी दवाई देनी है। मैं जल्द से जल्द खुद ही खाना खाने लगी, क्योंकि मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। कल मेरा दूसरा एग्ज़ाम था और इसके बाद भी 4-5 एग्ज़ाम्स और रह गए थे। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त पर लगाकर उड़ रहा हो। सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए और मैं लास्ट एग्ज़ाम देकर घर आई तो मैं बहुत खुश थी। माँ पिताजी भी मेरी ये खुशी देख चुके थे। मुस्कुराहट तो मेरे चेहरे से अलग ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुके थे। मेरे हिसाब से तो सभी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए थे। मेरे दिमाग से एक बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई थी। अब इंतज़ार करना था रिज़ल्ट आने का। मैंने 2-3 दिन तो घर पर ही रेस्ट किया था, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी और मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। मगर अब मैं सीएससी की परीक्षा की तैयारी करने लगी। मैंने सारी बुक्स भी खरीद ली थी। हर दिन और रात मेहनत करने लगी थी, क्योंकि मैं हर हाल में ही सीएससी की परीक्षा पास करना चाहती थी। मुझे तो खाने पीने का भी होश नहीं था, क्योंकि 2 महीने के अंदर ही सीएससी की परीक्षा थी। मैं किसी भी हाल में ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। पिताजी पूरी तरह से अपना काम अब संभाल चुके थे, क्योंकि अब उनकी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। माँ भी कभी-कभी उनकी मदद कर दिया करती थी। उन्होंने अपना सारा काम फिर से संभाल लिया था। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि हमारी आमदनी फिर से शुरू हो गई थी। पिताजी मेरी पढ़ाई के सारे खर्चे बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कोई नई बुक खरीदनी पड़ती थी। मेरी पढ़ाई का खर्चा भी होता था। मैं जब भी किसी ऐसी बुक के बारे में सुनती जिससे मुझे पढ़ाई में मदद मिलनी थी, तो मैं उस किताब को फ़ौरन ही खरीद लिया करती थी। मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी और माँ घर का काम कर रही थी, क्योंकि पिताजी घर में मौजूद नहीं थे। वो कपड़े देने और लेने के लिए लोगों के घरों में गए हुए थे। उन्हें गए हुए सुबह से शाम हो गई थी, मगर वो अभी तक वापस नहीं आए थे। मैं हैरान थी और माँ परेशान हो रही थी कि आज से पहले तो उन्होंने कभी इतनी देर नहीं लगाई थी। फिर अचानक से घर का दरवाज़ा खुला और पिताजी घर के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए, तो मेरी घबराहट भी ख़त्म हो गई थी और मेरी जान में जान आई थी। मैं फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी थी। पिताजी की शक्ल से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कुछ परेशान हैं, मगर मैंने इस बात को अपना वहम समझकर भुला दिया था और फिर से कमरे में आकर पढ़ने में बिजी हो गई थी। शाम के 7 बजे का समय था। मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी कि अचानक से दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। वो दस्तक इतनी तेज थी कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी। मैंने कमरे में बैठे बैठे ही माँ को आवाज़ लगाई, माँ ज़रा दरवाजे पर देखो कौन आया है, दरवाज़ा खोल दो ना,
क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मैं दरवाज़ा खोलने तक भी नहीं जा सकती थी। 5 मिनट के बाद बाहर से ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगी थी। मैं हैरान हुई थी कि आखिर कौन था जो इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल कर आई, मगर जैसे ही मैंने बाहर खड़े हुए लोगों को देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। और वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले थे, जो मेरे पिताजी को घसीट कर बाहर ले जा रहे थे। माँ बेचारी रो रो कर पूछ रही थी कि उनके पति का कसूर क्या है, क्यों उनको ले जाया जा रहा है, मगर पुलिस वाले कुछ भी नहीं बता रहे थे। पिताजी तो हैरान और परेशान खड़े हुए थे। मैं दौड़ती हुई उनके पास गई और मैंने भी वही सवाल किया जो माँ न जाने कब से कर रही थी। तो पुलिस वालों ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पता चल जाएगी। वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे थे और पिताजी को बाजू से घसीटते हुए बाहर ले गए थे। माँ बहुत ज्यादा रो रही थी, मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए थे। मेरे पिताजी पुलिस वालों के साथ जा चुके थे। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि आखिर उनका जुर्म क्या है। वो तो बेचारे सुबह से शाम तक अपने काम पर रहे थे। अचानक से मुझे पिताजी का परेशान चेहरा याद आ गया था। जब वो घर में आए थे तो काफी परेशान नजर आ रहे थे, मगर मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था और ना ही माँ से इस बात का कोई जिक्र किया था कि मैं अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। वो तो पिताजी की गिरफ्तारी की वजह से निढाल ही हो गई थी। मैंने माँ से कहा कि हम भी पुलिस स्टेशन चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर क्या बात है, क्यों पुलिस वाले पिताजी को अपने साथ ले गए। 15 मिनट के बाद हम भी घर से रवाना हो गए थे। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पिताजी सलाखों के पीछे खड़े हुए थे। उन्हें इस तरह देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। हम दोनों माँ बेटी दौड़ती हुई पिताजी के पास गईं और उनसे पूछने लगी कि आखिर इन लोगों ने आपको किस जुर्म में अंदर किया है। तो पिताजी कहने लगे कि बेटी, आज मैं कोठी पर कपड़े देने के लिए गया था, तो वहाँ की मालकिन ने मुझसे कहा कि उनके घर पर कोई नौकर मौजूद नहीं है और मैं उनके घर की थोड़ी सी सफाई कर दूं। वो मुझे इसके अलग से पैसे दे देंगी। मैंने भी सोच लिया कि थोड़े से काम के अगर पैसे मिल रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि हमें तो पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सुबह से शाम तक उनके घर पर काम करता रहा था। शाम को जब मैं पैसे लेकर घर आने लगा तो मालकिन अपनी नौकरानी को बुरी तरह से डांट रही थी, क्योंकि उनके कमरे से किसी ने पैसे चोरी कर लिए थे। इसलिए ही उन्होंने सारा इल्ज़ाम नौकरानी पर लगा रखा था। नौकरानी कह रही थी कि उसने पैसे चोरी नहीं किए, मगर फिर भी वो उनकी बात को नहीं मान रही थी। मैं 2-3 मिनट वहीं खड़ा रहा और उनकी बातें सुनता रहा, मगर मालकिन ने मुझे कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं चुपचाप वहां से निकल आया था। उस बेचारी नौकरानी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी था, क्योंकि वो बेचारी कितने सालों से उस घर में काम कर रही थी और वो गरीब भी थी और आज तक ऐसी कोई हरकत उसने नहीं की थी जिसकी वजह से कभी किसी को शिकायत का मौका मिले। मुझे उस पर बड़ा तरस आ रहा था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया था। मगर अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि मालकिन ने मुझ पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है, इसीलिए ये लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मगर बेटी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये कहकर पिताजी खामोश हो गए थे। मैंने देखा था कि उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर मेरा दिल बुरी तरह से दुख रहा था। माँ तो पुलिस स्टेशन में खड़ी फूट फूट कर रोने लगी थी और कह रही थी कि अगर तुम्हारे पिताजी को लंबी सजा हुई तो हम क्या करेंगे बेटी? कुछ भी करो, अपने पिताजी को बचा लो। हम ऐसा क्या करें जिससे तुम्हारे पिताजी इज्जत से रिहा हो जाएं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने उन्हें समझाया कि माँ, आप खामोश हो जाइए, हमें इस मामले की तह तक जाना होगा और ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए। मेरे पिताजी ने चोरी नहीं की है। सच एक न एक दिन जरूर सामने आता है। मेरे पिताजी इज्जत के साथ इस जेल से निकलेंगे। माँ को तो मैंने समझा दिया था, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना है। हम कैसे पिताजी को छुड़ा सकते हैं? मगर फिर भी मैं माँ को तसल्ली दे रही थी। पिताजी से मिलने के बाद हम इंस्पेक्टर के केबिन में गए थे। हमने उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने ये कहकर हमें कमरे से बाहर निकाल दिया था कि हमें अब वकील करना होगा और वकील ही अदालत में ये केस लड़ेगा। मैं और माँ खामोशी से कमरे से निकल आए थे। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि कोई भी मेरे पिताजी की ईमानदारी परखने के लिए तैयार नहीं था। हमारी फिक्र अब और भी बढ़ चुकी थी। हम तो समझ रहे थे कि हमारी सफाई देने से पुलिस वाले मान जाएंगे, मगर वो किसी तौर पर भी नहीं मान रहे थे और कह रहे थे कि अब वकील ही बात करेगा। मैं और माँ फिर से पिताजी के पास आ गए थे।
वो सलाखों की दूसरी तरफ खड़े बिना किसी जुर्म के ही इतनी बड़ी सजा काट रहे थे। अब तो वो कोई बात भी नहीं कर रहे थे। माँ भी वहीं पिताजी के दरवाजे के साथ जमीन पर बैठी आंसू बहाने लगी थी। मगर मैं सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं अकेली लड़की कुछ भी नहीं कर सकती थी। माँ तो बिल्कुल हिम्मत हार कर बैठ गई थी। हमारा ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो हमारे बुरे समय में मदद कर देता। अचानक से एक कांस्टेबल वहां पर आया और मुझे एक तरफ आने का इशारा किया। मैंने समझा कि शायद वो मेरी मदद करना चाहता है। मैं भी उसकी तरफ चल दी थी। वो पुलिस स्टेशन का पिछला हिस्सा था जहां पर पेड़ पौधे लगे हुए थे। मैं सवाल करती हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी थी, लेकिन मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला था। मगर जब उस कांस्टेबल ने बोला तो मेरा मन किया कि मैं उसका मुंह ही तोड़ दूं। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसके साथ अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगी तो वो मेरी मदद कर सकता है और वो मेरे पिताजी को भी छुड़वा देगा। ये बात सुनकर मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया था और वहां से चल दी थी। मैं ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठा सकती थी जिसमें मेरे माता पिता की इज्जत पर आंच आए, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पिताजी कभी चोरी नहीं कर सकते। मैं माँ को लेकर घर आ गई थी। मेरा दिमाग बुरी तरह से फट रहा था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। पिताजी को कैद में रहते हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। मेरी परीक्षा भी अब करीब ही थी। मेरी परीक्षा में बस 10 दिन ही बाकी रह गए थे। मैं पढ़ाई पर तो ध्यान देना चाहती थी, मगर पिताजी की वजह से मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी और पिताजी की जेल से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ माँ बहुत परेशान थी और अभी तक हम किसी वकील का बंदोबस्त भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम बहुत से वकीलों से मिले थे, मगर उनकी फीस बहुत ज्यादा थी जो हम पे नहीं कर सकते थे। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा था। हम कभी कभी पिताजी से जाकर मिल लेते थे और उन्हें तसल्ली भी दे आते थे कि हम आपको जल्द ही छुड़ा लेंगे, मगर वो भी समझ चुके थे कि हमसे कुछ नहीं हो रहा। आखिरकार उनकी जवान बेटी और बूढ़ी पत्नी क्या ही कर लेती। मैं जब भी किताबें उठाकर पढ़ने बैठती थी तो मुझे पिताजी की याद सताने लगती थी, तो मैं किताबें एक तरफ रख दिया करती थी और पिताजी की याद में आंसू बहाने लगती थी। हमारे दिन और रात रो रो कर गुजर रहे थे। न जाने हम पर एक ऐसी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। अपने दिल को मजबूत करके मैं पढ़ाई पर ध्यान देने लगी थी, क्योंकि एक यही रास्ता था जिससे हमारे बुरे हालात बदल सकते थे। फिर फाइनली वो दिन भी आ गया था जब मैं सीएससी की परीक्षा देकर घर वापस आई थी। मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हो गई थी। मैं बहुत खुश थी, मगर पिताजी की वजह से बहुत परेशान भी थी, क्योंकि अब उन्हें जेल में रहते हुए लगभग 20 दिन गुजर चुके थे। वक्त पड़ लगाकर उड़ रहा था। हम हर 1-2 दिन के बाद पिताजी से मिलने जाया करते थे। मैंने अपनी एक दोस्त के थ्रू एक छोटा सा वकील भी हायर कर लिया था। वो वकील मेरी दोस्त का जानने वाला था, इसलिए वो कम फीस पर भी मान गया था। केस चल रहा था, मगर अभी तक पिताजी पर कोई बेगुनाही साबित नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं था। सबूत तो उस औरत के पास भी नहीं था जिसने मेरे पिताजी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, मगर वो अमीर थी, इसलिए ही अब तक हम ये केस जीत नहीं पाए थे। अपने कमरे में बैठी भगवान के आगे हाथ जोड़कर मैं रो रो कर प्रार्थना कर रही थी कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, क्योंकि 2 घंटे के अंदर ही मेरा रिजल्ट भी आ जाना था। अगर आज मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाता तो फिर हमारी सारी मुश्किलें भी सॉल्व हो जानी थी। कितनी देर तक मैं वही भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना करती रही थी। मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। अचानक से माँ दौड़ती हुई मेरे पास आई और मेरे गले लग गई। उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। वो खुश थी, मगर मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बात पर इतने खुश हो रही हैं। अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद पिताजी की रिहाई हो गई हो, मगर मेरी ये सोच गलत साबित हुई थी जब माँ ने मेरे हाथ में अखबार थमा दिया। वो देखकर मेरी आंखों में चमक उठ पड़ी थी। उस पर मेरा नाम जगमगा रहा था। मैंने जिले भर में टॉप किया था और आईएएस ऑफिसर बन गई थी और मेरी आईएएस ऑफिसर की पोस्ट पर भर्ती भी हो चुकी थी। ये देखकर तो मेरी भी आंखों से आंसू निकल आए थे। ये आंसू खुशी के थे। अब मैं जानती थी कि मैं बहुत ही जल्द अपने पिताजी को छुड़वा लूंगी। 2-4 दिन के अंदर ही मैंने आईएएस की पोस्ट संभाली थी और सबसे पहले मैंने पिताजी का केस ही हैंडल किया था। मैंने उस औरत के घर की भी छानबीन करवाई थी तो पता चला कि उस औरत के पति ने ही उसके घर से पैसे चुराए थे। उस पागल औरत ने तो घर के नौकरों पर और मेरे पिताजी पर ही इल्ज़ाम लगा दिया था, मगर अब सारी बात खुलकर सामने आ चुकी थी।
मेरे पिताजी को इज्जत से रिहा कर दिया गया था क्योंकि सारे सबूत उस औरत के घर में ही मिल चुके थे और उसके पति ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। हम पिताजी को लेकर घर आ चुके थे। माँ और पिताजी मेरी वजह से बहुत खुश थे कि आखिरकार उनका नाम रोशन हो गया था, कि अब मैं कोई मामूली लड़की नहीं रही थी बल्कि एक आईएएस कमिश्नर बन गई थी। पिताजी ने ये खबर सुनी तो उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए थे। वो खुशी के आंसू थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो हमेशा से ही मुझे किसी बड़े मुकाम पर देखना चाहते थे और आज उनकी वो चाहत भी पूरी हो चुकी थी। मैंने उस कांस्टेबल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था जिसने मुझसे इतनी घटिया बात कही थी। उसे इतनी घटिया बात करने पर बस 2 महीने की ही कैद हुई थी। मैं तो उसे ज़्यादा सज़ा दिलवाना चाहती थी, मगर वो भी एक कांस्टेबल था, इसलिए ही उसने अपनी सज़ा कम करवा ली थी। हम अब अपने इस पुराने घर में नहीं रहते थे, बल्कि हम एक बहुत बड़े बंगले में शिफ्ट हो गए थे, जो मुझे सरकार की तरफ से मिला था। मुझे एक बड़ी गाड़ी और ड्राइवर भी मिला था। पिताजी ने भी कपड़े धोने का काम छोड़ दिया था। हमारी ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। मेरी मेहनत आज रंग ले आई थी। मुझसे जलने वालों तक भी जब ये खबर पहुंची, तो वो सारी लड़कियां भी हाथ मलती रह गई थी, जो हर समय ही मुझे एक धोबी की बेटी होने का ताना दिया करती थी और मेरी मजाक बनाती थी। आज मैंने उनकी सारी बातों का जवाब दे दिया था, जो हर समय ही मुझे तंग किया करती थी। सच ही कहते हैं कि अगर इंसान मेहनत करे तो वक्त ज़रूर बदलता है, जैसे मेरा बदला था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।